अगर आपके कामयाब होने का संकल्प काफ़ी मजबूत है तो असफलता आपको कभी भी डरा नहीं सकती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज लाइफ। फ्रेंड्स, आज मैं स्पीडी रेलवे सामान्य विज्ञान का टेस्ट पेपर 10 और टेस्ट पेपर 11 लेकर आया हूं, जिसमें रेलवे ग्रुप डी से लेकर एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी में और साथ ही पीसीएस तक के एग्ज़ाम में विज्ञान के प्रश्न देखने को मिलते हैं, जो कि इस टेस्ट पेपर से कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन। और आज का ये सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन और देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला क्वेश्चन है, जी का इकाई है। तो जी का इकाई क्या है? तो ये है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर जो है ये जी का इकाई है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है आवेग माप है। तो आवेग किसके माप है? ये है भार का। आवेग जो है ये भार का माप है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है अदिश राशि कौन है? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार कौन है अदिश राशि, देख लेते हैं। तो इसमें जो अदिश राशि है वो है ऊर्जा। ऊर्जा जो है ये एक अदिश राशि है, बाकी सभी के सभी जो हैं ये सदिश राशि हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है? तो इसमें कौन सदिश राशि है? तो ये है संवेग। संवेग जो है दिए गए ऑप्शन में जो है ये सदिश राशि है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता है? तो अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। इस प्रकार से देख ले तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर, 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है पृष्ठ तनाव की विमा है। तो पृष्ठ तनाव की विमा क्या है? तो ये है mL0T-2। क्या है? mL0T-2 है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। यहाँ पे हमारा बी आंसर हो जाएगा, 6 का बी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो बल का जो सीजीएस मात्रक होता है वो है डाइन। डाइन जो है ये बल का सीजीएस मात्रक होता है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन जो है ये किसके बराबर होता है? ये होता है 0.001 मिलीमीटर के। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 0.001 मिलीमीटर के। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है 1 किलोग्राम राशि का वजन है। तो 1 किलोग्राम राशि का जो वजन है वो है 9.8 न्यूटन। कितना है? 9.8 न्यूटन जो है ये 1 किलोग्राम राशि का वजन है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है 1 जूल बराबर है। तो 1 जूल किसके बराबर है? तो ये है 10 के पावर 7 अर्ग के। 10 के पावर 7 अर्ग जो है ये 1 जूल के बराबर होता है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है एक अश्व शक्ति किसका एकक है? तो एक अश्व शक्ति जो है ये किसका एकक है? तो ये है शक्ति का। एक अश्व शक्ति जो है ये शक्ति का एकक है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का इकाई है, दूरी का। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है एक बार बराबर होता है। तो एक बार बराबर कितना होता है? ये होता है 10 के पावर 5 पास्कल। कितना होता है? 10 के पावर 5 पास्कल जो है ये एक बार बराबर होता है, इसे आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक एंगस्ट्रम को अभिव्यतित करने की इकाई है। तो एंगस्ट्रम को किस में हम लोग अभिव्यतित करते हैं? तो ये करते हैं तरंग दैर्घ्य में। एंगस्ट्रम जो है ये तरंग दैर्घ्य को अभिव्यतित करने की इकाई है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट।
यानी कि ऑप्शन नंबर है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 का रहा, एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई, तो एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की जो इकाई है क्या होती है, आइए देख लेते हैं ऑप्शन। तो ये होती है डायोप्टर। डायोप्टर जो है ये लेंस का क्षमता होता है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी कोणीय वेग की सही इकाई है। तो इसमें से कौन सी जो है वो कोणीय वेग की सही इकाई है, तो ये है रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड जो है ये है आपका कोणीय वेग की सही इकाई। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 का रहा, कोणीय वेग की विमा क्या होती है। तो कोणीय वेग की विमा होती है m0 L0 T-1। क्या होती है, m0 L0 T-1 जो है ये कोणीय वेग की विमा होती है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 का रहा, त्वरण की इकाई है। तो त्वरण की इकाई क्या है, यह है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये त्वरण की इकाई है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 का रहा, एक पार्सेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। तो एक पार्सेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, तो ये होते हैं 3.26। एक पार्सेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं, इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 21 का रहा, परम दाब है। तो परम दाब क्या है, तो परम दाब है गेज दाब प्लस एक बार। परम दाब क्या है, तो गेज दाब प्लस एक बार जो है ये परम दाब है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 का रहा, एक फेमेटो बराबर होता है। तो एक फेमेटो बराबर कितना होता है, ये होता है 10⁻⁻15 मीटर। कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर जो है ये एक फेमेटो के बराबर होता है, इसे आपने याद रखना है। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 का रहा है, ताप का एसआई मात्रक है। तो ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, ये होता है केल्विन। केल्विन जो है ये ताप का एसआई मात्रक होता है, इसे आपने याद रखना है। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 का रहा, ध्वनि की तीव्रता किस मात्रक में नापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता किस मात्रक में नापी जाती है, तो ये नापी जाती है डेसिबल में। किस में नापी जाती है, डेसिबल में नापी जाती है, इसे आपने याद रखना है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। प्रश्न संख्या 25 का रहा, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, यह है कैंडेला। कैंडेला जो है ये ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रश्न संख्या 26 का रहा, ध्वनि की पिच यानी तीक्ष्णता का निर्धारण होता है। तो ध्वनि की पिच का निर्धारण होता है किसमें, ये होता है आवृत्ति में। किसमें होता है, आवृत्ति में होता है, इसे आपने याद रखना है। ऑप्शन में सी में है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। प्रश्न संख्या 27 का रहा, निम्नलिखित में किसकी वेधन क्षमता अधिक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता जो है ये गामा किरणें की है। किसकी है, गामा किरणें की। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। प्रश्न संख्या 28 का रहा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये किसका मात्रक है, तो ये है ऊर्जा का। किसका है, ऊर्जा का है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। प्रश्न संख्या 29 का रहा, विद्युत धारा की इकाई है। तो विद्युत धारा की क्या इकाई है, ये होती है एम्पियर। ऑप्शन ए हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 की ओर। प्रश्न संख्या 30 का रहा, हेनरी इकाई है। तो हेनरी जो है ये किसकी इकाई है, तो ये है प्रेरकत्व का। किसका है, प्रेरकत्व का जो है हेनरी इकाई है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31 की ओर। प्रश्न संख्या 31 का रहा, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का मात्रक जो है ये है कूलॉम। क्या है, कूलॉम जो है विद्युत आवेश का मात्रक होता है, इसे आपने याद रखना है। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 की ओर। प्रश्न संख्या 32 का रहा, रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है। तो रसायन उद्योग में कौन जो है मूल रसायन माना जाता है, तो ये माना जाता है H2SO4 को। H2SO4 को जो है रसायन उद्योग में मूल रसायन माना जाता है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 की ओर। प्रश्न संख्या 33 का रहा, विटामिन के का रासायनिक नाम है। तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, तो ये है फिलोक्विनोन। क्या नाम है,
फिलोक्विनोन जो है ये विटामिन के का रासायनिक नाम है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 की ओर। प्रश्न संख्या 34 का रहा है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो कास्टिक सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है, ये होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी को कहा जाता है कास्टिक सोडा, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 की ओर। प्रश्न संख्या 35 का रहा है जल का रासायनिक सूत्र है। तो ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो H2O। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36 की ओर। प्रश्न संख्या 36 का रहा है निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। तो निम्न यंत्र से किससे जो है विद्युत धारा का मापन करते हैं, तो ये करते हैं एमीटर से। किससे करते हैं, एमीटर से जो है विद्युत धारा का मापन करते हैं, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37 की ओर। प्रश्न संख्या 37 का रहा है डायनेमो परिवर्तित करता है। तो डायनेमो क्या परिवर्तित करता है, तो ये करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38 की ओर। प्रश्न संख्या 38 का रहा ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं। तो ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं किसके, तो ये आते हैं केवल AC परिपथ में। केवल AC परिपथ में ही ट्रांसफार्मर जो है प्रयोग में आते हैं, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39 की ओर। प्रश्न संख्या 39 का रहा है सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। तो सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को जो है ये कहा जाता है एक्टियोमीटर। क्या कहा जाता है, एक्टियोमीटर कहा जाता है सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40 की ओर। प्रश्न संख्या 40 का रहा निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है। तो कौन जो है ये मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है, तो ये होता है अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस जो है ये मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41 की ओर। प्रश्न संख्या 41 का रहा प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम किसने मापा। तो प्रकाश का वेग जो है ये सर्वप्रथम किसने मापा था, ये मापा था रोमर ने। रोमर जो है प्रकाश का वेग को जो है सर्वप्रथम मापा था, इसे आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये थे टेस्ट पेपर 10 के कुछ प्रश्न। अब हम लोग चलते हैं टेस्ट पेपर 11 में। देखते हैं टेस्ट पेपर 11 के पहले प्रश्न को। टेस्ट पेपर 11 का जो पहला प्रश्न है वो ये कह रहा है एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। तो एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है, ये होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻23। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। तो दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वो क्या है, वो है पारसेक, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 का रहा एक प्रकाश वर्ष होता है। तो एक प्रकाश वर्ष होता है कितना, ये होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अगर यही आपसे किलोमीटर में पूछा रहता तो कितना हो जाता, ये हो जाता 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 का रहा 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है। तो 1 लीटर जो है ये कितना गैलन के बराबर होता है, तो ये होता है 0.2642। कितना, 0.2642 गैलन के बराबर होता है 1 लीटर, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। और प्रश्न संख्या 5 ये कह रहा है कि एक फर्मी में कितना मीटर होता है। तो एक फर्मी में जो है 10⁻−15 मीटर होता है। कितना होता है, 10⁻−15 मीटर जो होता है एक फर्मी में होता है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है लॉगरिथम के आविष्कारक हैं। तो लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है, ये हैं जॉन नेपियर। जॉन नेपियर जो है ये लॉगरिथम के आविष्कारक हैं, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 का रहा क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो ये है मैक्स प्लैंक। क्या नाम है, मैक्स प्लैंक जो है ये क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 का रहा वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है। तो वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाले यंत्र को हाइग्रोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से ही वायुमंडल की आर्द्रता को मापा जाता है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 का रहा है, एक एंगस्ट्रॉम मात्रक बराबर होता है। तो एक एंगस्ट्रॉम मात्रक किसके बराबर होता है? तो ये होता है 10⁻⁻10 मीटर के। 10⁻⁻10 मीटर जो होता है ये एक एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 का रहा, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है। तो पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है कक्षा की त्रिज्या पर। किस पर? कक्षा की त्रिज्या पर जो है ये पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है। तो घड़ी की चाबी में कौन सी ऊर्जा होती है? ये होती है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा जो है ये घड़ी की चाबी में संचित होती है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 का रहा है, यदि किसी पिंड के संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान। तो यदि किसी पिंड के संवेग जो है ये 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का जो मान है ये 125% बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 125% जो है ये बढ़ जाएगा गतिज ऊर्जा का मान। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 का रहा है, अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। तो अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न कहाँ कहाँ हो सकती है? तो ये होती है सभी माध्यम में। अनुदैर्ध्य तरंग जो है ये सभी माध्यम में उत्पन्न हो सकती है, ये आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 का रहा है, किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती? तो किस माध्यम में जो है अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है? तो ये नहीं हो सकती है हवा में। हवा में जो है अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 का रहा है, प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है। तो प्रतिबल और विकृति का जो अनुपात है ये कहलाता है प्रत्यास्था गुणांक। क्या कहलाता है? प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है प्रतिबल और विकृति का अनुपात। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 का रहा है, पनडुब्बी आधारित है। तो पनडुब्बी जो है ये किस पर आधारित है? तो ये आधारित है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। पनडुब्बी जो है ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 का रहा, समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि। तो समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि समुद्र के पानी का जो घनत्व है वो नदी के पानी के से अधिक है। तो इसे आपने याद रखना है कि समुद्र के पानी का जो घनत्व है वो नदी के पानी से अधिक होता है, इसलिए जो है समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान होता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 का रहा है, तरंग अपश्रव्य कही जाती है जब उसकी आवृत्ति हो। तो तरंग जो है ये अपश्रव्य कब कही जाती है? तो ये कही जाती है जब उसकी आवृत्ति जो है वो 20 हर्ट्ज से कम हो। जब उसकी आवृत्ति जो है ये 20 हर्ट्ज से कम होता है तब उसे अपश्रव्य तरंग कही जाती है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 का रहा है, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग। यदि तरंग की लंबाई का जो मान है आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का जो वेग है वो आधा हो जाएगा। ध्वनि का वेग जो है वो आधा हो जाएगा, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 का रहा है, ध्वनि तरंगे हैं। तो ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं? तो ये है अनुदैर्ध्य तरंगे। ध्वनि तरंगे जो है ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, इन्हें आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 का रहा है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कितनी? आधी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 का रहा है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ये होता है काल्पनिक और सीधा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक और सीधा होता है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 का रहा है, प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग जो है ये किसका उदाहरण है?
तो ये है विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का, किसका है, विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का जो है प्रकाश तरंग उदाहरण है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 का रहा है फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है। तो फोटोग्राफिक कैमरे का जो अभिदृश्यक लेंस होता है वो क्या होता है, तो ये होता है आपका उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जो है ये फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है, इसे आपने याद रखना है। इस प्रकार से देख ले तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। प्रश्न संख्या 25 का रहा है E=mc² को प्रतिपादित किया था। तो E=mc² को किसने प्रतिपादित किया था, तो ये किया था आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने जो है E=mc² को प्रतिपादित किया था, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रश्न संख्या 26 का रहा है थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है। तो थोरियम का नाभिक को जो है ये किस में बदला जा सकता है, तो ये बदला जा सकता है प्लूटोनियम में। किसमें, प्लूटोनियम में बदला जा सकता है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। प्रश्न संख्या 27 का रहा है फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए। तो फ्यूज के पदार्थ को कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए निम्न गलनांक। निम्न गलनांक का होना चाहिए फ्यूज के पदार्थ को, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। प्रश्न संख्या 28 का रहा है निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। तो दिए गए विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति जो है अधिकतम होती है, तो ये होती है अवरक्त तरंगों की। अवरक्त किरणों की जो है ये विद्युत चुंबकीय आवृत्ति अधिकतम होती है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। प्रश्न संख्या 29 का रहा ऊर्जा का क्षय कम होता है। तो ऊर्जा का क्षय कम होता है, ये होता है दिष्ट धारा में। किस में होता है, दिष्ट धारा में जो है ऊर्जा का क्षय कम होता है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 की ओर। प्रश्न संख्या 30 का रहा है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ट्रांसफार्मर जो है किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये है चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर जो है आधारित है ट्रांसफार्मर, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31 की ओर। प्रश्न संख्या 31 का रहा है घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं। तो घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप जो है ये किस क्रम में जोड़े जाते हैं, ये जोड़े जाते हैं समानांतर क्रम में। किसमें, समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 की ओर। प्रश्न संख्या 32 का रहा है ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। तो ऊष्मा जो है ये किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है, तो ये होती है विकिरण। विकिरण प्रक्रिया से जो है ऊष्मा सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 की ओर। प्रश्न संख्या 33 का रहा है न्यूनतम संभवतः ताप है। तो न्यूनतम संभवतः ताप कितना होता है, ये होता है -273 डिग्री। कितना होता है, -273 डिग्री जो है ये न्यूनतम संभवतः ताप है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 की ओर। प्रश्न संख्या 34 का रहा है यदि वायुमंडल न होती तो दिन की अवधि होती। तो यदि वायुमंडल न होती तो दिन की अवधि कितनी होती, ये होती कम। दिन की अवधि जो ये कम होती यदि वायुमंडल न होता तो। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 की ओर। प्रश्न संख्या 35 का रहा है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, ये दिखाई देता है कोरोना। कोरोना भाग दिखाई देता है सूर्य का सूर्य ग्रहण के समय, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36 की ओर, जो कि इस टेस्ट पेपर का आखिरी प्रश्न होगा। प्रश्न संख्या 36 का रहा है सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश। तो सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश जो है वो कांच से वायु में जाए तो। यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए तो सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है, इसे आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये थे टेस्ट पेपर 10 और टेस्ट पेपर 11 के कुछ प्रश्न जिसे हम लोगों ने आसानी से कवर कर लिया है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग अभी ग्रुप डी की तैयारी में लगे हैं उन लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।